अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 पे जाने से पहले जो कुछ एक प्री एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट्स हैं आज हम उनको देखने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम मेनली बात करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम लफ्ज़ आपके लिए न्यू नहीं है, आप इससे पहले भी इसको यूज़ कर चुके हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट पे जाने से पहले हम इन जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर लेते हैं, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट इसकी एक टाइप है दरअसल। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप एक फ्रेमवर्क के तौर पे देख सकते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं पॉइंट्स की लोकेशन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब इस बात का मतलब क्या है इसको अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम की बहुत सी टाइप्स हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, कुछ और भी हैं। तो बहरहाल इस लेक्चर में हम फोकस रखेंगे अपना पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। ये दो फिगर आप देख रहे हैं नीचे, ये जो लेफ्ट साइड पे है इससे ऑलरेडी फेमिलियर है। दिस इज रेक्टेंगुलर या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये दो लाइंस आपको नजर आ रही होंगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। और इन पर आप नंबरिंग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, लेट्स से 1 2 फिर 3 एंड देन सो ऑन। सिमिलरली वाई एक्सिस पर भी सेम तरीके से ना, ठीक है, 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन है। अब ये जो पूरा प्लेन नज़र आ रहा है, यूँ समझेंगे जो आपको फिगर नज़र आ रही है ये ब्लू कलर में, इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लें। मिसाल के तौर पर मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, राइट। ये वाई एक्सिस पर इसके सामने अगर आप देखें तो ये वाला नंबर बनेगा, इसको हम चले नाम दे देते हैं 4 का। ठीक है, 4 है, और एक्स एक्सिस पर आप देख सकते हैं ये 1 है। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1 और 4। एक्स वैल्यू जो है इस पॉइंट की होगी 1 और वाई वैल्यू 4 होगी। इसी तरीके से आपको जितने भी पॉइंट्स, इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स है ना दरअसल, किसी भी जगह पर आप पॉइंट लगाते हैं उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। जैसा कि उसने इन जनरल एक पॉइंट लिया हुआ है, पी का नाम दिया इसको, एक्स एक्सिस पर उसके सामने ये नंबर उसने इसको एक्स लिया हुआ है इन जनरल, और ये मैंने 3 लिया हुआ है, उसने वाई कह दिया इसको। ठीक है, खैर ये मैटर नहीं करता। तो बहरहाल ये आपके पास है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक हो गया। अब आ जाए जरा राइट साइड पे, दिस इज पोलर कोऑर्डिनेट। देखिए पोलर कोऑर्डिनेट में एक बार वापस से आए रेक्टेंगुलर पे, इसमें पॉइंट्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें एक्स और वाई चाहिए ना, एक्स वैल्यू चाहिए और वाई वैल्यू चाहिए। जबकि पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपको आर और थीटा चाहिए। अब ये आर और थीटा क्या चीज़ें हैं, आर आपका उस पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक का डिस्टेंस होगा, जैसे इस केस में आप ये ऑरेंज लाइन देख सकते हैं। ठीक है, और थीटा इस लाइन का एंगल होगा पोलर एक्सिस के साथ। अगर आप इसको एक्स एक्सिस भी बहरहाल कह सकते हैं, तो इस लाइन के साथ इसका ये एंगल होगा, रेट ऑफ रोटेशन होता है ना बेसिकली थीटा। तो किसी भी पॉइंट पर आप ये ले सकते हैं। अगेन जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर भी आप कोई भी पॉइंट पकड़ें और उसको मिला दें आप ओरिजिन के साथ, ये आपका आर बनेगा। ठीक है, आर आ जाएगा और ये वाला एंगल होगा थीटा। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने यूं परपेंडिकुलर ड्रा नहीं करना नीचे, क्योंकि ये आर नहीं है बिल्कुल भी, इट्स लाइक अ सर्कल। ठीक है ना, यानी यही लाइन अगर हमें एक्स एक्सिस ऊपर रखनी हो पोलर एक्सिस के ऊपर, तो ये रफली कुछ यहाँ पर आएगी, अंदाजे से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको भी आगे जाके देखते हैं। तो ये पॉइंट होगा फिर आर, मतलब ये डिस्टेंस होगा टोटल आर। ठीक है, तो ये था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये मेन फिगर है बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट की। तो सबसे पहले आपने ज़ाहिर बात है वैसे ही 2 परपेंडिकुलर लाइंस लगानी है। ठीक है, ये एंगल आपका होगा 0 डिग्री स्टार्टिंग, यहाँ पर आएंगे तो ये 90 डिग्री होगा, रेडियंस में π/2 कहते हैं। दिस वन इज 180 डिग्री, रेडियंस की बात करें तो हम उसको पाई लिख सकते हैं। फिर ये 3π/2 है, या 270 लिख लें, वापस से इधर आएंगे तो 360 डिग्री होगा। तो बहरहाल आई होप कि ये बेसिक नॉलेज है आपको इन चीज़ों का।
तो आप सर्कल देखते हैं, ये जो पॉइंट है ना ये 1 है, दिस वन इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, इसी तरीके से आगे भी होगा। ये सिमिलरली दिस y वैल्यू 1, दिस इज 2, देन 3, देन 4, ये वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव x वैल्यूज, और नीचे की जानिब राइट ये नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इसमें एक्स वाई हमें नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये पोलर एक्सिस है, इसमें हमें पॉइंट्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए आर और थीटा चाहिए होगा। अगेन उसने अब क्या किया हुआ है, एक पॉइंट लिया हुआ है दिस वन, ये आप देख सकते हैं, आर और थीटा, थीटा एंगल है और आर डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक का। तो यूं आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी एक्सरसाइज में जाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो। ओके, तो अब जैसा कि एग्जांपल में उसने लिया हुआ है एक पॉइंट 5,π/4, तो इसको हमने रिप्रेजेंट करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स है, रिप्रेजेंट अ 5.5 जो है ना वो बेसिकली 5 यूनिट्स अवे है फ्रॉम द पोल। अच्छा, एक और चीज़ नोट करें कि ये जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें ओरिजिन की बजाय हम वर्ड पोल यूज़ करेंगे, और तो ओरिजिन भी ठीक है लेकिन पोल यूज़ किया करेंगे। अच्छा जी, अब अंदाजे से ही आपने सारी बात पॉइंट लेना है, तो यहाँ से लेकर टोटल डिस्टेंस होगा 5, और ये वाला जो एंगल हमने लिया है ये π/4 है, या डिग्रीज में देखें तो 45 है, और ये मिड में बनेगा ना क्योंकि ये 0 है, ये 90 है, डिवाइड 2 से करें 45 है, तो अप्रोक्सीमेटली आपने मिड में ये लगा देना है। तो ये है 5,π/4। अच्छा, ये तो हो गया जब आपके पास आर जो है वो पॉजिटिव है, बट व्हाट इफ के आर आपका नेगेटिव हो जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं दिस पॉइंट, मैं लिख देता हूँ -5,π/4, तो क्या होगा। लेकिन वेक्टर्स में भी बात करें तो आप जानते हैं नेगेटिव का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आपने कुछ नहीं करना, जस्ट 5π/4 लगाया, इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देनी है, दैट वुड बी -5,π/4। ये आप देख भी सकते हैं, ये और एक्चुअल था 5,π/4, 5,π/4, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट की, और डायरेक्शन ऑपोजिट करने के लिए आपको पाई ऐड करना पड़ेगा, यानी 180 डिग्री ऐड करना होगा ना। देखें 180 डिग्री से आप, ये सेमी सर्कल होता है ना, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो 180 से डायरेक्शन हमारी ऑपोजिट हो जाती है, तो 180 जब आप ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 5π/4। मैं आपको ये देखें, बल्कि उसने किया हुआ है, π/4 प्लस पाई करें तो ये 5π/4 बनता है। अब या तो आप लिख सकते हैं -5,π/4, अगर ये नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं 5,5π/4, दोनों ही ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को। अगर -5 लगाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि बेसिकली ये π/4 दूसरी तरफ था, नेगेटिव की वजह से आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी हुई है, वरना एक्चुअल पॉइंट ये वाला है 5,5π/4। इस तरह के क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में करेंगे, तो अगर कुछ कंफ्यूजन है भी है तो इंशाल्लाह तब क्लियर हो जाएगा। ओके, यस, नेक्स्ट टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अभी तक जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ी है, दैट इज के इस फॉर्म का होना चाहिए x + i/y, इसे हम कहते हैं ये कार्टेशियन फॉर्म है, या बाज़-औक़ात रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कह लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ और फॉर्म्स भी हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं पोलर। जब भी पोलर का लफ्ज़ आप सुने ना तो आपके माइंड में आर और थीटा आना चाहिए, यानी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और एंगल विद पोलर एक्सिस। ठीक है, तो मैं अल्टीमेटली इस फिगर पे आऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये खुद से अलग से पिक्चर बना के दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से कन्वर्जन होगी। नहीं जी, ये आपके पास आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, और मैं रैंडमली एक पॉइंट ले रहा हूँ x, y। ठीक है, ये x एक्सिस ले लें, दिस इज y एक्सिस। ओके, तो x y का मतलब ये है कि देखिए ना, ये डिस्टेंस कितना होगा, बताइए जरा कितना डिस्टेंस होगा। दिस वन वुड बी y, ये टोटल क्या होगा, y होगा ना, क्योंकि ये पॉइंट y है। इसी तरीके से ये टोटल डिस्टेंस होगा x। क्या ख्याल है,
क्या, और आप देख सकते हैं दिस इज अ राइट ट्राइंगल, ये आप एंगल थीटा कंसीडर कर लें, ठीक है। तो हम वो क्या कहते हैं थ्योरम जो होता है पाइथागोरस थ्योरम, इसकी मदद से क्या ये आर फाइंड नहीं कर सकते? इसको मैंने आर का नाम दे दिया, बिल्कुल किया जा सकता है। आर स्केयर बराबर होगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के, स्केयर रूट अप्लाई करें तो यहाँ से आर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे सिर्फ, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट, ठीक है। तो इसका मतलब है ये हमें आर मिल गया है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। मजीद अगर आप थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज कर लें तो आप इसकी कन्वर्जन भी कर सकते हैं। कैसे? इट्स अ राइट ट्राइंगल और आप रेशियोज भी जानते हैं। साइन थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा बराबर होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस, यानी वाई ओवर आर। और यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई करवाऊं तो मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। थोड़ा सा डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये y है इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से यूज करूँ कोस थीटा, कोस थीटा की रेशियोज होती हैं बेस, या इसे हम एडजेसेंट बोलते हैं, ओवर हाइपोटेनियस, एक्स ओवर आर, और आर उस तरफ चला जाएगा, एक्स की वैल्यू मिलेगी हमें आर कोस थीटा। ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने ये जो लिखा है ना कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई, एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ आर कोस थीटा और वाई की जगह हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा। तो ये इसकी न्यू वैल्यूज आ गई हैं और ये है बेसिकली पोलर फॉर्म। इन जनरल हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं ना एक्स प्लस आई वाई, तो बल्कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो वैल्यूज लगाएं ज़रा एक्स और y की। x है r कोस थीटा जबकि y है r साइन थीटा। r को हम फैक्टर आउट कर सकते हैं, कॉमन निकाल लें तो बाकी बचेगा कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। x प्लस आई वाई है कार्टेशियन फॉर्म और ये है पोलर फॉर्म, ठीक हो गया। तो ये जितना भी आप देख रहे हैं इसने यही चीज़ बताई हुई है। एक अलबत्ता चीज़ और है इसमें, r का तो मैं बता चुका हूँ, दिस वन टेन इनवर्स y ओवर एक्स, ये भी बिल्कुल सिंपल है। देखें ना, अगर टेन थीटा की हम वैल्यू फाइंड करना चाहें इस ट्राइंगल से तो वो होती है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, जो कि होगा y ओवर एक्स। टेन इनवर्स अप्लाई करें तो थीटा हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स y ओवर एक्स। ये बेसिकली हम यूज़ किया करेंगे एंगल फाइंड करने के लिए, ये भी फॉर्मूला समझ लें आप, ठीक है। एंगल फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे, एक्स इसमें ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर ये खैर अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो कि पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड थी। ये एक नोट भी लिखा हुआ है, ये भी आप पढ़ लें। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को बाज़ात हम इन शॉर्ट CIS लिख देते हैं, C फॉर कोस, I फॉर आयोटा, S फॉर साइन, इन शॉर्ट, ठीक है। ओके, बस एग्जांपल नंबर 12 पे आ जाएं, जिसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में, हमने इसको पोलर में लेके जाना है। पोलर में जाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, r और थीटा, और हम फॉर्मूला भी जानते हैं, x बराबर होता है r कोस थीटा के और y बराबर होता है r साइन थीटा के, सॉरी इट इज r साइन थीटा। अब x और y हमारे पास मौजूद है, x इज 1 एंड y इज स्क्वायर रूट 3। तो ये देखें ज़रा, r कोस थीटा 1 के बराबर आ गया, और अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है, दिस इज r साइन थीटा, ये बराबर आ जाएगा आपके पास इसके स्क्वायर रूट 3 के। एक मिनट ज़रा इसको हम करेक्ट कर देते हैं, दिस इज r साइन थीटा है। अब r चाहिए हमें, r के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे। थोड़ा सा उसने डायरेक्टली किया हुआ है, बहरहाल इस चीज़ को एक्सरसाइज में जाके हम डिटेल में सीखेंगे भी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ। r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। और जो मैंने कहा था ना r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से r स्क्वायर कॉमन लें, बाकी बचेगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर।
या मैं यहाँ पर कर ही देता हूँ, एक मिनट सर। ओके, तो ये बनेगा आर स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। इसमें से आर स्केयर कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर, साइन स्केयर, और ये 1 के बराबर होता है, जानते हैं आप, आइडेंटिटी है। तो अल्टीमेटली आर स्केयर आ जाएगा जो कि उसने ये लिखा हुआ है। ठीक है, राइट साइड को सोल्व करेंगे, 1 + 3 = 4, स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो आर की वैल्यू 2 आ गई है। अब थीटा फाइंड करने के लिए बता चुका हूँ, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स y/x है। y की वैल्यू थी √3, x है 1, tan इनवर्स √3 60 डिग्री होता है, दोनों चीज़ें आ गई हैं। तो ये हमारे पास फॉर्म बनेगी पोलर 2 cos 60 प्लस आयोटा 2 sin 60 डिग्री, दैट्स इट। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारा एक और टॉपिक है, दैट इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अच्छा, एक बात याद रखें, ये जो एंगल हम फाइंड कर रहे हैं ना, ये थीटा, इसे हम आर्ग्यूमेंट कहा करेंगे। ये है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट। ठीक हो गया, दिस इज आर्ग्यूमेंट थीटा। यहाँ पर भी उसने बाय द वे लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, ये एंगल होता है बिटवीन रियल एक्सिस एंड द लाइन। वही एंगल है, कुछ नया नहीं है बेसिकली, ये देखें ना, यही चीज़ है बेसिकली, इसे आर्ग्यूमेंट का नाम दे दिया। अच्छा जी, एक मिनट सर। तो ओके, सो दिस इज द एंगल बिटवीन द रियल एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग ए बी टू द ओरिजिन इन आर्किन प्लेन। और एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट करनी है कि ये स्मॉल ए नहीं है, ये कैपिटल ए है। ये मिस्टेक है आपकी बुक में, दिस इज कैपिटल ए। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए हम कैपिटल ए यूज करते हैं और स्मॉल के लिए हम सॉरी खाली आर्ग्यूमेंट के लिए स्मॉल ए यूज करते हैं। ठीक है, फर्क आपने ये जरूरी है, इनमें दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस भी है, वो भी बता देता हूँ। जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है ना, वो हमेशा इस रेंज में लाई करेगा, यानी उसकी वैल्यू हमेशा -π से लेकर π होगी, यूनिक होगी। बट जो स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, जिसे हम स्मॉल लेटर a से लिखते हैं, वो लाई करता है 0 से लेकर 2π तक। ठीक है, 0 से लेकर 2π तक, कुछ इस तरीके से। ठीक है, या बल्कि मुझे 0 पे ओपन इंटरवल लगाना चाहिए, एक मिनट दीजिए ज़रा। 0 से लेकर 2π, दोनों को इंक्लूड नहीं कर सकते। ओपन इंटरवल का मतलब है 0 इंक्लूड नहीं है, ये होता है क्लोज, इसका मतलब है ये नंबर इंक्लूड है। ठीक है ना, इसको भी डिटेल में देख लेंगे, नो इशू। तो बहरहाल ये रेंज होती है स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट की, और दिस वन इज फॉर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। मैं दोबारा बता दूं, प्रिंसिपल के लिए आपने ए को कैपिटल रखना है, अदरवाइज वो स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट ही होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। जैसे हमारी जो स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म है, उसमें हमने ऐड करना सीखा दो नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखा हमने, उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना भी सीखा। इसी तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स पोलर फॉर्म में हो तो कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है, उसे देख लेते हैं। तो हमने कंसिडर किए हुए हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, z1 इज इक्वल टू r1 cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1। इसी तरीके से z2 में r2 आ गया और θ2 आ गया। ऐड करना है तो कोई इसमें इशू नहीं है, सिंपली आपने इसकी जो एडिशन के लिए रियल पार्ट को रियल में ऐड कर दें, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर दें। ठीक है, r1 cos θ1 है, ये r2 cos θ2 में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आयोटा कॉमन लें, r1 sin θ1 और r2 sin θ2 आ जाएगा, मतलब रियल अलहदा और इमेजिनरी अलहदा। सिमिलरली यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट करने के केस में भी r1 cos θ1 माइनस r2 cos θ2 और फिर r1 sin θ1 माइनस r2 sin θ2, साथ में आयोटा आ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के केस में भी थोड़ी सी एक डेरिवेशन आप समझ सकते हैं। ये देखें ना, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, r1 r2 को शुरू में लिख लिया, cos θ1 को दोनों से मल्टीप्लाई करवाया, कुछ इस तरह से आ गया, फिर sin θ1 को दोनों से करवाया। ठीक है, आखिरी वाली टर्म में आयोटा स्केयर बन जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने पे
मैं अगर रियल को अलग करूं तो ये बनता है cos थीटा 1 प्लस cos थीटा cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2, ये रियल पार्ट आ जाएगा। इसी तरीके से cos थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 1 cos थीटा 2, ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज है यहाँ पे। अच्छा जी, इसके बाद देखें R1 R2 खैर वैसे ही आ जाएंगे। ये जो है ना, ये फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा हुआ है इसको ऑलरेडी। cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 बराबर होता है cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 के। ठीक है, इसी तरीके से ये फॉर्मूला भी सिमिलर है, लेकिन ये आपके पास आ जाएगा cos थीटा। अच्छा, अगेन आपकी बुक में कुछ एक मिस्टेक्स लग रही हैं, बट दैट्स फाइन मेरे ख्याल से। ठीक है, अच्छा उसने क्या किया हुआ है, साइन थीटा 1 कोस थीटा 2, इसको आप पहले लिख लें और उसके बाद लिखें आप साइन कोस थीटा 1 साइन थीटा 2, इसको आगे पीछे लिख लें। बहरहाल ये चीज़ अल्टीमेटली इसी के बराबर होती है, आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ले जी, ये आपके पास है प्रोडक्ट के केस में। तो आपको ये सारे स्टेप दरम्यान वाले 3 नहीं करने, जस्ट R1 और R2 को मल्टीप्लाई करना है। एंगल्स जो है ना थीटा 1 उसको थीटा 2 में ऐड कर दें, बाकी सेम चीज़ है, कोस प्लस आयोटा साइन है। ठीक हो गया। यहाँ से आर्ग्यूमेंट की भी हमें प्रॉपर्टी मिलती है कि जब आप आर्ग्यूमेंट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं, उसके आर्ग्यूमेंट बराबर आता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। देख भी सकते हैं आप, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, आगे इसकी एक एग्जांपल दी हुई है प्रोडक्ट केस की। प्रोडक्ट इन दो नंबर्स का करना है तो सीधा सीधा है ना, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करवा दें, या उसने पहले नाम दिए हुए हैं, R1 5 है, R2 4 है, थीटा 1 जो है वो ये π/6 है, थीटा 2 जो है वो आपके पास ये 3π/2 है। ठीक है, तो R1 R2 आ गया, ये फॉर्मूला है दिस वन, कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 है। वैल्यूज लगा दें, R1 है 5, R2 है 4, थीटा 1 है π/6 और थीटा 2 है 3π/2। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये 5π/3 आ जाएगा और 5 × 4 होता है 20। तो खैर ये आंसर आ गया। ठीक है, डायरेक्टली आपने फॉर्मूले में वैल्यूज लगा देनी है, दैट्स इट। इसी तरह डिवीजन की अगर हम बात करें तो मैं ये दोबारा बता नहीं रहा, ये बिल्कुल सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो फाइनल आंसर की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये आपका फॉर्मूला है, इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है, बाकी सेम चीज़ है। और सॉरी, R1 ओवर R2 भी ज़हरी बात है, डिवाइड हो रहा है चूँकि। तो R1 ओवर R2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, दैट्स इट, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और अगेन आर्ग्यूमेंट की भी ये प्रॉपर्टी बनेगी, आप देख भी सकते हैं, थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, थीटा 1 है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, ये देखें ज़रा, और थीटा 2 बेसिकली है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, तो ये भी फिर सब्ट्रैक्शन के साथ आ जाएगी। बहरहाल ये दो नंबर्स हैं, इनको डिवाइड अगर आप करें तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसने नाम दे दिया पहले, R1 2/7 है, R2 3/5 है, देखें ज़रा, थीटा 1 है 7π/6 और थीटा 2 है इस मरतबा नेगेटिव π/2। ठीक हो गया, वैल्यूज लगा दें, ये बनेगा 2/7 डिवाइडेड बाई 3/5, तो जो कि मल्टीप्लाई होकर 5/3 आ जाएगा। फिर माइनस साइन था दरम्यान में, नेगेटिव 7π/6 माइनस माइनस π/2, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो खैर अगेन ये मेरे ख्याल से 5π/3 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो 10/21 कोस 5π/3 प्लस आयोटा साइन 5π/3, दैट्स द आंसर। ये है जी इसकी डिवीजन। एग्जाम्पल नंबर 15 में आ जाएं, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है x प्लस आयोटा y। हमें इसको लिखना है, राइट द इक्वेशन 3z माइनस i इज इक्वल टू 3z कंजुगेट प्लस 7 इन टर्म्स ऑफ x एंड y। z की वैल्यू लगा दें x प्लस आयोटा y। ठीक है, पहले बेसिकली ये लेफ्ट साइड को ले रहा है और दूसरी फिर राइट साइड को ले रहा है। 3x प्लस आयोटा y है, 3 को मल्टीप्लाई करवाएं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, यानी रियल अलहदा इमेजिनरी अलहदा,
एब्सोल्यूट वैल्यू आप जानते हैं, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर रूट, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली राइट साइड को भी इस तरह ही करेंगे। राइट साइड में फ़र्क इतना है कि ये z का कॉन्जुगेट था, ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हैं दरमियान में ये नेगेटिव साइन आ गया, राइट, कॉन्जुगेट की वजह से, +7 एज इट इज़। उसके बाद फिर आप इसमें मेरा मतलब कि रियल पार्ट अलहदा कर दिया, इमेजिनरी सेपरेट कर दिया, एब्सोल्यूट सॉरी इसका जो मॉडुलस होता है वो रियल का स्केयर प्लस इमेजिनरी का स्केयर आ गया, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों को इक्वल कर दें। ये 1 नाम दिया हुआ इसको 1 में लगा दें, स्केयर रूट अप्लाई करें दोनों तरफ, दोनों तरफ स्केयर और स्केयर रूट आपस में हो जाएंगे कैंसल आउट दोनों तरफ ही ना। बाकी बचेगा दिस वन, स्केयर ओपन करें, फॉर्मूलाज भी आप जानते होंगे, तो ये बनेगा 9x स्केयर प्लस 9y स्केयर एंड सो ऑन। यहाँ पर भी 9x स्केयर प्लस 42x 49 और 9y स्केयर, 9x स्केयर से कैंसिल, 9y स्केयर से कैंसिल। बाकी जो टर्म्स हैं उनको थोड़ा अरेंज करके तो फाइनली ये हमारी फॉर्म बनेगी। हमें चाहिए क्या था, क्वेश्चन में वापस आए, हमें इसको लिखना था इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ x एंड y, जो कि हम लिख चुके हैं, y इज इक्वल टू -7x -8, दैट्स इट, ठीक है। तो दरअसल ये इक्वेशन आप जानते हैं इट्स अ लीनियर इक्वेशन, और इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके तो सिमिलरली एक और एग्जांपल है, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, सोल्व आपने खुद करना है, इसको देख लेना है। शो दैट दिस स्केयर प्लस दिस स्केयर इज इक्वल टू 8 अगर ये आर्ग्यूमेंट आ रहा है 3π/4 और z की वैल्यू भी गिवन है। तो आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, आपने बेसिकली z प्लस 2i और z माइनस 2i इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आप जानते हैं, यानी रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट अयोटा, ठीक है। तो खैर उसके लिए पहले z की वैल्यू लगाएं, फिर इसको रैशनलाइज करें, ये देखें ज़रा माइनस लेके कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड किया हुआ है, सिंप्लीफाई करें, ये फॉर्म बन रही है इसकी। ये रियल पार्ट है अयोटा और ये इमेजिनरी पार्ट है। अब चूंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 3π/4 और आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन होती है y/x, ये देखें ना, tan इनवर्स y/x। अच्छा y का मतलब है इमेजिनरी पार्ट जो कि ये वाला है, ये ऊपर आ जाएगा, नीचे x है, x का मतलब रियल पार्ट वो नीचे आ जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल, ठीक है। बाकी बचा 4x ओवर दिस, ये लिखा हुआ है, tan दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो यहाँ से tan इनवर्स खत्म होके राइट साइड पे आ जाएगा, 3π/4 जिसकी वैल्यू होती है -1। आगे इसको जस्ट आपने सोल्व करना है, अल्टीमेटली ये चीज़ बन जाएगी x प्लस 2 का होल स्केयर प्लस y स्केयर इज इक्वल टू 8, और यही हमें दरअसल शो भी करना था। ये देखें ज़रा, x प्लस 2 का स्केयर प्लस y स्केयर इज इक्वल टू 8। ओके नेक्स्ट आ जाए, एक नया टॉपिक है, दरअसल ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एप्लीकेशंस हैं रियल वर्ल्ड में। यहाँ पर उसने फिजिक्स की एक एग्जांपल ली हुई है, ओहम्स लॉ, आई होप कि आपने पहले पढ़ा होगा। ओहम्स लॉ दरअसल एक प्रिंसिपल है जो कि रिलेशनशिप बताता है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान, ठीक है। फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR, राइट। अच्छा अगर आप AC करंट के साथ, अल्टरनेटिंग करंट के साथ, बेसिकली नॉट AC, अल्टरनेटिंग करंट के साथ डील करें AC सर्किट्स, रेजिस्टेंस को फिर हम जनरलाइज कर सकते हैं इम्पीडेंस के साथ। एक ही चीज़ है दरअसल, जब AC में आते हैं तो हम रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें आपने खुद रीड कर लेनी है, ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा क्यों है। अल्टीमेटली हमारे पास ये एक समझने के फॉर्मूला बन रहा है, Z इज इक्वल टू R प्लस आयोटा X, इम्पीडेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। इम्पीडेंस R प्लस आयोटा X उसने फिगर में बताया हुआ, वेक्टर्स की फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं ना, वेक्टर एडिशन जैसे हम करते हैं, तो कुछ उस तरह से। खैर AC सर्किट के लिए फिर आप ओहम लॉ को इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस कुछ यूँ लिख सकते हैं, यू नो इम्पीडेंस इज Z, तो V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई Z। ये देखें पहले R फॉर रेजिस्टेंस था, Z फॉर इम्पीडेंस है, और मैं बता चुका हूँ अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम इसको इम्पीडेंस भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IZ का। अब ये दरम्यान डॉट प्रोडक्ट को शो कर रहा है। इम्पीडेंस ऑफ सर्किट अगर आपके पास गिवन है दिस,
वोल्टेज गिवन है दिस, हमें फाइंड करना है करंट उसमें, यानी ये Z है, ठीक है, और ये जो है ये आपके पास V है। इस फॉर्मूला में वैल्यूज लगाएं, ये ऑलरेडी इसने लगा दी हुई है। V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई दिस Z। अब क्योंकि I मालूम करना है तो ये Z इस तरफ आ जाएगा, डिवाइड हो गया नीचे जाके, ये देखे ना 11 और उसके साथ में ये डिवाइड आ गया। फॉर्मूला आप जानते हैं 25/11 आ जाएगा, फिर कोस 30 माइनस 55.35 आ गया। सिमिलरली आयोटा साइन 30 माइनस 55.35 आ गया। माइनस करेंगे तो ये बराबर होगा 25.35 के, नेगेटिव है। कोस इज एन इवन फंक्शन, नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा जबकि साइन के साथ रहेगा। तो बहरहाल इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, 0.9 आ जाएगी, और साइन की वैल्यू फाइंड करें तो ये नेगेटिव में 0.42 आ जाएगी। बाहर है 2.27, मल्टीप्लाई करें, अल्टीमेटली आपके पास आंसर जो बनेगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओके, अच्छा हम करंट मालूम कर रहे हैं, तो आप बहरहाल इसको देख लीजिएगा, मे बी आपकी बुक में कैलकुलेशन में कोई इशू हो तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आप इसको फाइनली लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारा फाइनली लास्ट टॉपिक है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी दरअसल आप इसको समझ सकते हैं, इट्स अनदर ब्रांच ऑफ साइंस। मैथ्स का इसमें बहुत सारा काम होता है। क्रिप्टोग्राफी दरअसल इसमें हम स्टडी करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स। कौन सी टेक्निक्स? जिसके ज़रिए हम अपनी कम्युनिकेशन को सिक्योर कर सकें। सादा सी मिसाल से समझते हैं, आप अपने किसी दोस्त को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो आपका मैसेज वैसा का वैसा उस दोस्त के पास नहीं जाता। अगर तो वैसा जाए फिर तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दरमियान से हैक हो जाएगा, राइट, इंफॉर्मेशन हैक की जा सकती है। तो इस वजह से मैसेज पहले इनक्रिप्ट होता है। इंक्रिप्शन का मतलब ये है कि आपके पास जो आप रीडेबल इंफॉर्मेशन भेजते हैं वो अनरीडेबल बनती है, इसे हम साइफर टेक्स्ट भी कहते हैं। मेंशन उसने ये किया हुआ है। और ये कैसे होता है? ये मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स की मदद से होता है, और इसका एक तरीका नहीं है, इसके हज़ारों तरीके हैं, मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। पहले ये इनक्रिप्ट होता है और फिर डिक्रिप्ट होता है, ठीक है, वापस से वही एल्गोरिदम लगते हैं और आपके पास कोई ना कोई की भी होती है इसमें एक, तो वापस वही रीडेबल इंफॉर्मेशन बनती है, ठीक है। तो ये काम भी हम मैथ्स की मदद से कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर अगर आप 18 को देखें तो वो कह रहा है कि वर्ड मैथ इज टू बी इनक्रिप्टेड, यानी हमने इसको इनक्रिप्ट करना है। कैसे? मल्टीप्लाई करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ 2 + 3i के साथ, और फिर वापस से डिक्रिप्ट करना है। वो कैसे करेंगे अभी हम देख लेते हैं। मैथ्स में इसका एक तरीका ये है कि आप हर लेटर, ईच लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट इज असाइंड अ न्यूमेरिकल वैल्यू। हम उसको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर दें। ए पहले नंबर पे है 1 कह दें, बी को 2 कह देते हैं, सी को 3, अल्टीमेटली जेड को 26 कह दें, ठीक है। अब एम को, चूंकि हमारा वर्ड मैथ है, एम आता है 13 नंबर पे, तो इसको 13 + 0i कह दिया। ए आता है पहले पे 1 + 0i कह दिया। टी आता है 20वें पे 20 + 0i। एच आता है 8 पे। तो ये MATH के नंबर्स बनेंगे। अब उसने कहा हुआ है कि आपने इसको इनक्रिप्ट करना है इस नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो ये देखें ज़रा, इनक्रिप्शन में आप इस नंबर को 2 + 3i से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ गया 26 + 39i। अब 26 + 39i दरअसल m को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब 26 + 39i को देख के कोई भी बंदा ये गेस नहीं कर सकता, जो हैकर्स होंगे वो कभी भी अंदाज़ा शायद ना लगा सकें कि ये m को रिप्रेजेंट कर रहा है। खैर इसके भी तरीके होते हैं, वो डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इसी तरीके से 1 + 0i को मल्टीप्लाई करें, ये a की वैल्यू आ जाएगी। फिर 20 + 0i को करें, ये आपके t की आ जाएगी। इसी तरीके से h की आ जाएगी। ये इनक्रिप्ट हो गया। वापस डिक्रिप्ट करना है तो कुछ भी नहीं करना, उसी नंबर से डिवाइड कर दें। ये देखें ना, 26 + 39i आया था, इसको डिवाइड कर दें वापस से k से, z/k, तो वापस वही नंबर आ जाएगा 13 + 0i। और ये हम जानते हैं ये m के इक्वल है। सिमिलरली 2 + 3i आंसर आया था, इसको 2 + 3i से डिवाइड करें, कैंसिल आउट होके 1 + 0i आ जाएगा। हम जानते हैं a के बराबर है। अगले वाले भी ऐसे ही करने हैं।
तो ये एक तरीका हो सकता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज के लेक्चर को हम यहीं पे करते हैं क्लोज। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज चैप्टर 1 की जो है लास्ट एक्सरसाइज 1.5 उसे स्टार्ट करेंगे। एक और चीज़, ये नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में भी और फर्स्ट कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, पूछ सकते हैं वहाँ पे। तो मेरे ख्याल में आज हम फिर यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।